नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी के चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 का प्रकाश टॉपिक पढ़ रहे थे या प्रकाश ही कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग परावर्तन, ठीक है, और प्रकाश ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं और परावर्तन के जो टाइप होते हैं यानी प्रकार और उसके जो नियम थे वो पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक इसी क्रम में आ रहा है वो कौन सा है हमारा? दर्पण। क्या है? दर्पण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्पण होता क्या है, ठीक है। डिफिनीशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रही है, हम उसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। दर्पण होता क्या है उस पर बात करने वाले हैं। यदि कोई पारदर्शी क्या है? तल है या पृष्ठ है, उसके एक भाग पे क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, तो जो ये प्राप्त होगा हमको, कहने का मतलब उसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई आपका पारदर्शी पृष्ठ है, उसके एक भाग को कलई कर दें यानी पेंट कर दें, तो दूसरा भाग क्या होगा? परावर्तक कहलाएगा। उसी को एक प्रकार से दर्पण कहेंगे। इतनी बात निश्चित है। दर्पण की बात करते हैं इसके प्रकार की। तो दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की अगर बात करें तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कोई आपके पास तल है, कोई तल है, मान लेते हैं ये एक प्लेट है, ऐसे कांच की है, ठीक है। तो इसके एक भाग में, चाहे सामने या इसके पीछे साइड, आपको क्या कर देना है? कलई कर देना है। तो जो बनेगा वो दर्पण कहलाएगा। क्योंकि ये समतल है इसलिए इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। इतनी बात क्लियर है? क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे, ठीक। मान लीजिए किसी के खिड़की में कोई शीशा लगा हुआ है, तो अभी उसको हम कांच या दर्पण नहीं कह सकते हैं, मतलब कांच कह सकते हैं लेकिन दर्पण नहीं कहेंगे। अगर उसके एक भाग पे हम पेंटिंग कर दें तब वो जो बनेगा उसको हम समतल दर्पण या दर्पण कहेंगे। तो दर्पण का ही भाग समतल है, क्योंकि वो प्लेन है, इसलिए क्या कहेंगे? समतल दर्पण। इतनी बात क्लियर हुई। समतल दर्पण में कुछ विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी होता है। सदैव कैसा होता है? आभासी। इतनी बात क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि समतल दर्पण में एक खास बात होती है कि वस्तु दर्पण से जितनी ही दूरी पर होगी, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर दिखेगा या बनेगा। एक बात और, वस्तु की लंबाई जितनी होगी, वस्तु की लंबाई जितनी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही होगी। ये रही समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, इससे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई खोखला का मतलब जैसे फुटबॉल होता है उस टाइप का कांच लिया। क्या होना चाहिए? कांच, जिसे आर पार दिखता हो। मान लेते हैं आपने एक ये गोला या गोली ये कांच लिया और इसके एक भाग को हम काट लेते हैं। आपने इतने भाग को क्या कर लिया? काट के अलग कर लिया। तो हमने इसको ऐसे अलग कर लिया। इतनी बात क्लियर है। इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, ऐसे इस प्रकार से काटेंगे लगभग 4 इसमें बन सकते हैं। तो इसके चाहे आप अंदर साइड या बाहर साइड क्या करें? कलई कर दें। तो जो दर्पण बनेगा उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने इसको क्या किया? कलई कर दिया। तो इधर वाला परावर्तक होगा, इधर वाला क्या होगा? परावर्तक। क्लियर? और इधर वाला क्या होगा? कलई। इतनी बात क्लियर है। और मान लीजिए इसी को हम काटे थे ऐसे, कलई हम अंदर साइड कर देते हैं, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? परावर्तक। ये नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? ये कलई होगा। और परावर्तक तल इसको कहेंगे, परावर्तक तल या पृष्ठ। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी यहां से कि यदि हम किसी खोखले या खोखले गोलीय कांच को काट कर उसके एक भाग पर कलई करके दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाया जाए या परावर्तक बनाया जाए, तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्लियर? जब आप बाहर साइड कलई करेंगे, जब गोलीय दर्पण के बाहर साइड यानी उभरे हुए भाग पर, ये कौन सा भाग होगा? उभरे हुए भाग पर अगर कलई करेंगे तो ये अवतल दर्पण होगा, और जब दबे हुए भाग में कलई करेंगे तो ये उत्तल दर्पण होगा। उम्मीद करते हैं दर्पण आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिपीट कर दें। दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच को एक साइड क्या कर दें यानी उसके एक साइड कलई कर दें और दूसरे साइड उसको परावर्तक बनाएं तो उसको हम दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर वो प्लेट समतल है
तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। अगर गोलीय है तो गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण में भी अगर हम दबे हुए भाग में कलई कर दें तो उत्तल होगा, उभरे हुए भाग में कलई कर दें तो अवतल होगा। तो ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दर्पण से, ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, जिसको हम लोग प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या चलती है, समांतर। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अथवा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अथवा ये कौन सा दर्पण था आपके पास, तो ये था अवतल और ये कौन सा है, उत्तल। इतनी बात क्लियर है। अथवा इसलिए लगा रहे हैं कि नियम कहीं भी लिखा जाएगा तो दोनों के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, उत्तल और यानी उत्तल और अवतल के हिसाब से। तो अवतल तो ये कहता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अगर देखें तो फोकस दूरी इस साइड है और ये वाला भाग कलई है, तो प्रकाश किरण उस पार जा ही नहीं सकती है। तो करेंगे कैसे, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, परावर्तित। इधर इसमें ये आपतित होगी और इधर कौन सी होगी, ये परावर्तित। इतनी बात क्लियर है। इधर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया पहला नियम। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन यानी जब भी परावर्तन होगा उस किरण का तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। लेकिन अगर यही उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित होगी। परावर्तित के पश्चात ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर ये मतलब मुख्य फोकस से आई है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इतनी बात क्लियर है। दूसरे पे आते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात, इसमें ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर थी तो फोकस से जा रही है, जब ये मुख्य फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये कौन सी किरण है, आपतित है, और ये कौन सी है, परावर्तित है। इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कहें कि कोई प्रकाश किरण इस हिसाब से चले, लग रही होगी कि मुख्य फोकस की ओर जा रही है। ठीक है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपतित किरण है और ये आपके पास परावर्तित किरण। क्लियर। सेकेंड नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अथवा कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर। थर्ड नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, क्या होता है, वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात वो किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये कौन सा नियम है, तो ये आपको थर्ड नियम। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम इस किरण को ऐसे गुजारें, लग रहा हो कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। इतनी बात क्लियर है। एक चीज़ और, रही बात डिफिनीशन, क्योंकि जैसे छोटी छोटी डिफिनीशन, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आपके पास बुक है, एक बार रिपीट करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो बताइए, इसमें वीडियो बनाकर भेज देंगे। तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस होता है, मुख्य फोकस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यहाँ वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में भी कौन कौन से दर्पण है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की स्थितियों को पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण में पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत दूरी पर हो। तो मान लेते हैं कि अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है,
तो यहाँ से आपको जो 3 नियम इसके पहले बताए गए हैं उनमें से 2 नियम को प्रयोग करके स्थिति बतानी है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम लोग पहला नियम और तीसरा नियम लगाने चल रहे हैं। पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप लोग जब भी चित्र बनाएं तो स्केल का प्रयोग अवश्य करें। तो हमने इसको मान लिया कि ये किरण ऐसे चली और परावर्तित होकर इस प्रकार चली। क्लियर। और जब हम लोग इस पे थर्ड नियम लगाते हैं, थर्ड नियम कौन सा है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से। थोड़ा फैलाव ज़्यादा लग रहा है। तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो लगभग कहाँ पर बन रहा है? लगभग जहाँ फोकस था वहीं बनेगा। हम लोग वस्तु है तो वस्तु को ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ओ डैश, और जो इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा उसको आई डैश। एक चीज ध्यान रखिए, वस्तु की स्थिति अगर पूछा जाए तो कैसी आ रही है, तो वस्तु यहाँ बहुत बड़ी होगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु बहुत बड़ी है और इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? एक तो वास्तविक बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा आ रहा है? वास्तविक। दूसरा क्या होता है देखें तो वस्तु ऐसे रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो क्या कहेंगे? उल्टा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आ रही है? उल्टा। और थर्ड अगर देखें तो वस्तु बहुत भारी है और इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा, तो वस्तु से छोटा कहाँ पर बन रहा है? तो दर्पण के यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के फोकस पर। मुख्य फोकस पर। ध्यान रखिएगा, जब भी वस्तु अनंत पर होगी और दर्पण हम लोग कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? अवतल दर्पण, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और साथ में मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हो गई फर्स्ट स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्या दी गई कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो और साथ में वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, बीच में। ठीक है, तो उस केस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसकी स्थिति को समझना है। तो जैसे हम इस पे पहला नियम लगाते हैं कि कोई प्रकाश किरण है, मान लीजिए ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ऐसे चली, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा नियम कहता है कि जब कोई तीसरा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर यहाँ पे ये परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेंगी, इसलिए प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो ये आपके पास इमेज होगी इसकी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वस्तु है, तो वस्तु से एक तो ये छोटा बनेगा, दूसरा जब भी किरणें काटती हैं एक दूसरे को तो उसको वास्तविक कहा जाता है। उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। उसके बाद है उल्टा भी बनेगा और वस्तु से छोटा। तीसरा बन कहाँ पर रहा है? तो प्रतिबिंब देखें तो C और F के मध्य, जिसको हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। इतनी बात क्लियर आई? मतलब इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इस वाले भाग पे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बोर्ड पेपर में ये 2 नंबर में चित्र बनाने को पूछ सकता है, साथ में ऑब्जेक्टिव में ये स्थिति दे करके ये स्थिति दी रहेगी और इनमें से कोई एक स्थिति पूछ सकता है या तीनों स्थिति पूछ सकता है, या जो भी होते हैं। नियम पहला लगाने वाले हैं। नियम पहला क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर
जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। नियम नंबर 3 इसमें लग ही नहीं सकता है। 3 इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी हुई है, तो इसीलिए इसमें हम लगाएंगे सेकंड नियम। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये लगभग में वक्रता केंद्र पर ही ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो वस्तु तो आपकी ये हो गई ओ डैश, इमेज इसका आई और आई डैश बन जाएगा। ये मुख्य फोकस है, ये किरणें रही। इतनी बात क्लियर? इसको होना चाहिए थोड़ा सा सीधा, स्केल का प्रयोग करें तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, वस्तु जितनी थी उतना ही भारी प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि उतनी ही दूरी को बन रहा है। तो इसको अगर देखें तो वस्तु एक दूसरे को काट रही है किरणें, इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। नंबर 2 पे चलेंगे, 2 में सीधा था तो उल्टा होगा यहाँ। नंबर तीन देखो वास्तविक हो गया है, उल्टा हो गया है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। और लास्ट कहाँ पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आ रही है, वक्रता केंद्र पर। तो इतना समझ में आया होगा। चौथी स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य हो। ठीक है, या बीच हो, मुख्य फोकस के बीच, भाई यहाँ गलती है, के बीच स्थित हो। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमने इसको बनाया, ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अभी अवतल दर्पण ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसे मान लीजिए यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ इसका फोकस होगा और यहाँ इसका केंद्र होगा। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो ये हो गई इसकी वस्तु। ठीक है, अब वस्तु में अगर देखें तो इसमें कौन कौन से नियम लगाए जा सकते हैं। पहला नियम लगाते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। अगला नियम लगाते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी। तो इसको अगर बढ़ाया जाए तो कहीं आगे मतलब ये काट सकती है। क्लियर? मान लेते हैं यहाँ काटी, तो यहाँ पर इसका जो है इमेज बनेगा। कहाँ पर बन रहा है इसको भी समझाएंगे भी। तो ये हो गई आपके पास वस्तु, और ये हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये यहाँ पर एक दूसरे को काट है तो यहाँ इमेज बन जाएगा आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब दूर बनेगा तो ज़्यादातर बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो वस्तु एक दूसरे को किरणें काट रही थी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। दूसरा, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, तो ये दूसरा तो वही रहेगा भाई, उल्टा। तीसरा, वस्तु अगर छोटी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम कहेंगे कि कहाँ पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होगी।
स्थिति नंबर 5 है, कौन सी है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। मुख्य फोकस यानी एफ पर, तो ये एफ यहीं पर है, ठीक है, ये बना भले साइड में है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला नियम तो वही लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो वस्तु को ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ से गई ना तो यहाँ मान लेते हैं, हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई। अब यहाँ देखो फोकस दूरी वाला पहला नियम लगा चुके हैं, दूसरा लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसी बिंदु पर तो खड़ी है, तो मुख्य फोकस से लेकर जाएंगे तो ऐसे किरण जाएगी फिर। तो इसीलिए इसमें लगाएंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो किरण बिना विचलित हुए, क्या कह रहे हैं, बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधे गुजर जाएगी। अब अगर इसको देखा जाए तो इसको हम चाहे जितना आगे बढ़ाएंगे कहीं भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये एक दूसरे को जब नहीं काटेंगे तो इसको मान लिया जाए कि अनंत पर कहीं काट सकती हैं, कहीं काट सकती हैं, तो प्रतिबिंब तो वास्तविक ही रहेगा, दूसरा उल्टा का उल्टा ही बना रहेगा, और तीसरा आता था आपके पास तो वस्तु से अभी तक बड़ा बन रहा था, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। चौथा पॉइंट प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो चौथा पॉइंट है अनंत पर बन सकता है। कहाँ पर बन सकता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। क्लियर? तो अगला क्या है, छठा नंबर है, ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो अब ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण को बनाते हैं ऐसे, तो दर्पण हमारे पास कौन सा है, अवतल है। अवतल दर्पण में अगर ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ पे ध्रुव होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं फोकस होगा, तो यहाँ कहीं वक्रता केंद्र, ठीक है। स्केल जब भी मापिएगा तो इन दोनों के बीचों बीच में ये आना चाहिए, जहाँ भी रखना। अब ध्यान दीजिएगा वस्तु कहाँ पर है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो ध्रुव यहाँ है, मुख्य फोकस यहाँ है, तो वस्तु यहाँ कहीं हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें अगर नियम लगाया जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, तो मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। थोड़ा तिरछी लाइन बनी हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला नियम लगाइए आप कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाएगी। अब अगर आगे ध्यान दिया जाए, ठीक है, इन किरणों को पीछे साइड बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ेगा, ये वाली लाइन थोड़ा सा तिरछा ऐसे होनी चाहिए थी, तो ये ऐसे अगर बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर पीछे काट सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये काटा गया, तो ये वस्तु थी और ये जो बनेगा इसका क्या कहलाएगा, इमेज। इतनी बात है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, स्थिति बात कर लें तो नंबर 1, अभी तक हम खूब पढ़ें कि वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में भी एक अपवाद मिल गया है। कौन सा अपवाद है कि यहाँ पे हमने ज़बरदस्ती इसको मिलाया एक प्रकार से, पीछे अगर लाइन को बढ़ाते हैं, ड्रा करते हैं तो क्या होगा, कहीं पर काट सकती है। तो जहाँ पे काटेगी, क्योंकि यहाँ काटी नहीं, इसको क्या कहेंगे, जहाँ पर नहीं काटता तो वहाँ प्रतिबिंब बनेगा आभासी, वास्तविक नहीं होगा। अगला पॉइंट कहता है कि वस्तु ऐसे थी तो प्रतिबिंब भी ऐसे है,
इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा, वस्तु से बड़ा भी दिख रहा होगा तो ये क्या होगा? वस्तु से बड़ा। चौथा पॉइंट, दर्पण के ध्रुव के पीछे, तो दर्पण के ध्रुव के पीछे। ये हो गया आपके पास अवतल दर्पण की स्थितियां। इसके बाद कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। हमारे पास कौन सा है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। तो इसमें दो ही स्थितियां पढ़नी। इसमें पहली स्थिति अगर बात करें तो क्या दिया गया है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो मान लेते हैं अनंत यहीं कहीं होगा। ठीक है, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित? अनंत पर। तो अगर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, एक अपवाद जरूर रहता है। उधर पढ़ेंगे तो अवतल का एक अपवाद रहेगा और यहाँ उत्तल का एक अपवाद है। इसमें एक टाइम पर एक ही स्थान पे दो जगह एक ही नियम का प्रयोग कर लिया जाता है। अगर यहाँ कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई दिखाई देती है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाएगी, और ये भी। तो इन दोनों को अगर देखें तो ये किरणें कहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। तो यहाँ अगर देखें तो एक तो वस्तु की अगर स्थिति पूछी जाए तो आप याद रखें आभासी बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा? तो जैसे वस्तु की स्थिति है वैसे प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, सीधा सीधा बन जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट आपके पास आभासी हो गया, सीधा हो गया है, वस्तु से तो वस्तु से छोटा हो जाएगा। और चौथे पॉइंट पे अगर आते हैं तो चौथा पॉइंट कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो मुख्य फोकस पर। इतनी बात क्लियर हुई? तो जब वस्तु अनंत पर हो और ध्रुव के पास हो, कहाँ पर हो? ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो मान लेते हैं कि इसके पास यहाँ कहीं वस्तु हो सकती है। क्लियर? तो नियम इसमें कौन कौन सा लगा लीजिए? इसमें एक नियम लगा रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर मतलब मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। लेकिन यहाँ अवतल की बजाय कौन सा दर्पण है? उत्तल, इसलिए मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, से जाती हुई। इतनी बात क्लियर है? दूसरा नियम लगाते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से अगर आप इसको गुजार रहे हैं तो ये प्रकाश किरण ठीक है, तो ये बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएंगे? मतलब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे किरण को ध्यान दें तो कहाँ कट रही है? यहाँ पे। तो प्रतिबिंब भी इसका यहाँ पे बनेगा। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात यह है कि प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो एक तो आभासी बनेगा, दूसरा आप कह सकते हैं कि सीधा बनेगा, और तीसरा वस्तु से छोटा। इसके पहले वाले में वस्तु से छोटा हम लिखे थे जबकि बहुत छोटा था, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और चौथा कहाँ बनेगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य, P तथा F के मध्य। इतनी बात समझ रहे हैं? P मतलब ध्रुव, F मतलब मुख्य फोकस। तो ये रही आपके दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की जो स्थितियां थी, वो चाहे अवतल दर्पण रहा हो चाहे उत्तल दर्पण, स्थितियां आपकी समाप्त होती हैं। इसके बाद है दर्पण के लिए सूत्र।
तो हमारे पास देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, दर्पण के लिए सूत्र कहें, यह कभी कभी पूछ लिया जाता है कि UVF में क्या संबंध होता है दर्पण के लिए, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे पेपर में दर्पण के लिए सूत्र पूछे या UVF में संबंध। एक बात और, फिजिक्स में डेरिवेशन का महत्व होता है, लेकिन क्लास 10th में इसका विशेष महत्व नहीं है, पाठ्यक्रम से इसको बाहर रखा गया है। डेरिवेशन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, सूत्र पूछ सकता है। और सूत्र का विशेषकर जो योगदान है यानी उपयोग है वो किसमें है, सवालों को सॉल्व करने में। बाकी बहुत कम चांस है कि हाई स्कूल लेवल में ये पूछा जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/U और प्लस का 1/V। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ U क्या है, V क्या है, F क्या है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, U का मतलब होता है किसका, U। तो U का जो मतलब है वो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। V का मतलब ऐसे है, दर्पण से किसकी दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद F की बात करें तो दर्पण की फोकस दूरी। U दर्पण से वस्तु की दूरी, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और F दर्पण की फोकस दूरी। इसके बाद है दर्पण के लिए कुछ किताबों में सिर्फ आवर्धन लिखा है, कुछ किताबों में क्या लिखा है, रेखीय आवर्धन। तो दोनों एक ही होता है। तो हम ये कहें कि अगर रेखीय आवर्धन की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो सूत्र के अकॉर्डिंग ही परिभाषा लिखनी है आपको। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण मतलब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन अथवा आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर। मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया है, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, और इस प्रकार हमने प्रतिबिंब बनाया। यहाँ कहीं C होगा, यहाँ कहीं F होगा, और मान लेते हैं वस्तु यहीं कहीं रखी हुई है। इसे पहला नियम लगा देते हैं, एक काम करिए यहीं पर रख लीजिए, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। और दूसरा अगर हम मुख्य फोकस से लगाते हैं तो ये ऐसे जाएगा। तो इसको लगभग कहाँ काटना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु की जो लंबाई है मान लेते हैं O है, तो इसीलिए O लिखा गया है। अगर प्रतिबिंब जो बना है इसको I से डिनोट कर लें तो I हो जाएगा। क्लियर। कुछ बुकों में H मान लेते हैं, तो जैसे हमने इसको H मान लिया है प्रतिबिंब को, तो H हो जाएगा, और वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, H। तो इस प्रकार ये बनेगा। एक बात और, यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एंगल का प्रयोग अगर करें तो थीटा के सामने लंब बटे आधार, और इधर भी देखें तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने। तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला भी एक प्रकार से आपको थीटा के सामने अगर यूज करते हैं तो ये भी आपके पास निकल के आ जाएगा V/U। तो आवर्धन क्षमता के लिए आप I/O भी लिख सकते हैं। I का मतलब वस्तु की लंबाई है, O का मतलब वस्तु की लंबाई। I मतलब प्रतिबिंब, ठीक है, सॉरी, प्रतिबिंब और वस्तु, प्रतिबिंब और वस्तु। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ये हो गया आपके पास क्या है, आवर्धन क्षमता। डेफिनीशन अभी रिपीट किए थे, एक बार उसको स्लो करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इस टॉपिक की लास्ट और अंतिम हेडिंग, ठीक है, दर्पण से रिलेटेड ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है।
अब देखते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि कभी सवाल लगाते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि यू वी एफ में कुछ निगेटिव रख लिए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव रख लिए जाते हैं, कहाँ पॉजिटिव होंगे कहाँ निगेटिव होंगे, तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग मैथ जो पढ़ते हैं उनको समझाने का पहले प्रयास करेंगे, और जो मैथ नहीं पढ़ते हैं उनको भी प्रयास करेंगे। इसको बहुत पढ़ा होगा कि ये अक्षांश होता है, अक्षांश। ये 2D कहा जाता है, एक्स वाई तल। ये वाली लाइन y होती है, ये वाली लाइन x होती है, ये वाली y डैश होती है, और ये होता है आपके पास x डैश। x में यहाँ भी पॉजिटिव होता है और y में भी पॉजिटिव होता है, y में यहाँ निगेटिव होता है और x में यहाँ निगेटिव होता है। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखें तो प्लस प्लस बन जाता है, और ये वाला इधर देखें तो x क्या है निगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, और इसको देखें तो माइनस माइनस बन जाता है, और ये आपके पास प्लस माइनस आ जाता है। इसको बहुत रटे होंगे आप। इसी के आधार पर हम उत्तल और अवतल दर्पण को समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव होगा और कौन सा कहाँ निगेटिव होगा। तो ये जैसे बना है इसको आप बना रहने दीजिए, ध्यान देखिएगा। कल मान लेते हैं अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण इधर को बनता होगा। मान लीजिए ऐसे बना, ऐसे बन गया। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखें तो फोकस दूरी इधर रहती होगी, और ये इसका ध्रुव होता है। क्लियर। इधर से इधर को जितनी दूरियां नापी जाएंगी, ध्रुव से इधर को, वो सभी दूरियां क्या होंगी, निगेटिव होंगी। सभी दूरियां क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो अगर यहाँ से पूछ लिया जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर वस्तु यहाँ रखी हुई तो यहाँ से इधर को नापेंगे। मान लीजिए वस्तु ऐसे रखी है, तो यहाँ से यहाँ को वस्तु भी नापी जाएगी। तो वस्तु की दूरी की अगर बात करें तो ये भी निगेटिव होगी। इतनी बात क्लियर है। हाँ, एक बात और, वस्तु जब ऊपर को रहेगी तो ऊपर वाले में ये वाली लाइन पॉजिटिव होती है, इसलिए वस्तु की जो ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई चाहे ओ से लिख लो या एच डैश से लिख लो, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ओ से लिख लो या एच डैश से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर प्रतिबिंब बना नीचे की ओर, प्रतिबिंब बना नीचे की ओर, तो ये भी क्या होगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। इसको हम लोग आई से कहीं लिखते हैं और कहीं कहीं किससे लिख लेते हैं, एच से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब देखो एफ भी हो गया है, वी भी हो गया है, एच भी हो गया है और एच भी हो गया है। तो अभी कौन सा चल रहा है, अवतल दर्पण चल रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण में अगर देखें तो प्रतिबिंब बनता है नीचे साइड, इधर प्रतिबिंब बनेगा इधर। मान लेते हैं यहाँ बना ऐसे, तो प्रतिबिंब बना तो नापा तो इधर से ही जाएगा ना, यहाँ से इधर को मापेंगे तो v की वैल्यू जो होगी वो भी निगेटिव होगी। कौन सी स्थिति में, तो अवतल दर्पण में अगर हम पूछ ले फोकस दूरी तो निगेटिव, वस्तु की दूरी तो निगेटिव, और वस्तु की लंबाई तो पॉजिटिव, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तो निगेटिव, और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तब भी निगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अगर पॉजिटिव आ जाए अवतल दर्पण में भी, पॉजिटिव आ जाए अवतल दर्पण में, तो वो लास्ट स्थिति होगी। इस केस में प्रतिबिंब अभी वास्तविक बन रहा है, पॉजिटिव होगा तो आभासी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। क्यों होगा वो भी समझाने वाले हैं। तो ये आपके पास कुछ स्थितियाँ रही हैं, इनको आपको लर्न करना है। कौन से किसके लिए है ये, तो अवतल दर्पण। तो उम्मीद करते हैं अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण को देखिए, इसी से समझाने का प्रयास करते हैं। अवतल दर्पण जो बनेगा तो इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी को समझिए, उत्तल दर्पण ना, तो फोकस दूरी इधर चली जाएगी, वक्रता केंद्र इधर चला जाएगा, ध्रुव आपके पास इधर रहेगा। इधर वाली निगेटिव वैसे ही बताए हैं, इधर वाला पॉजिटिव वैसे ही बताएं। इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर ऐसे ऐसे गुजर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फोकस दूरी
कौन सा दर्पण? उत्तल। उत्तल दर्पण में इधर वाली दूरियां सभी निगेटिव होती हैं, उधर वाली सभी पॉजिटिव। तो फोकस दूरी उस साइड पड़ेगी तो फोकस इधर, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। प्रतिबिंब अगर देखें तो इसमें प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। प्रतिबिंब भी किधर बनता है? इस साइड ही बनता है। तो प्रतिबिंब जहाँ भी इस साइड बनेगा वहाँ वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और वस्तु अगर इधर रखते हैं, क्योंकि इधर ही रखी ही जाएगी, तो वस्तु अगर इधर रखते हैं तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव। वस्तु रखेंगे तो सीधा रखेंगे, वस्तु रखेंगे तो सीधा, तो वस्तु की स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो वस्तु अगर आप रखते हैं सीधा तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी इसको h डैश या O से लिखा जाता है, ये पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन इसमें प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब जब बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी? पॉजिटिव। इतनी क्लियर हो गई होगी बात। तो ये होता है जैसे अवतल के लिए, तो ये सब हो जाएंगे उत्तल के लिए। यहीं से चैप्टर समाप्त होता है। एक फॉर्मूला बचा है, उसको भी समझा देते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कभी कह देगा कि आपसे वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध, इनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो समझा देते। तो क्या होता है? F बराबर हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको समझा देते। वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा तो टोटल दूरी हो जाएगी, यानी F बराबर होगा r/2। ये r होता है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। F क्या है? फोकस दूरी है। और ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो रहेगा आपके पास क्या? लेंथ। इतनी बात क्लियर है? यदि आपको ये वीडियो समझ में आया या अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।